करती है, बचपन आपका लालन पालन आपका उस अटेंडर से होता है, ना कि माता पिताजी से होता है। और जब माता पिताजी के संस्कार आपके बीच में नहीं आएंगे तो फिर आप माता पिताजी का महत्व नहीं समझेंगे। आज एकल परिवार में यह सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो संघ अपना दूसरा विषय यही लेके चला है कि अपने परिवार को फिर से एक करें। और फिर से एक करने की हम बात करें तो आज साथ हम कर सकते हैं क्या? उस समय हम अपने टीवी को नहीं चलाएंगे, अपने मोबाइल को नहीं चलाएंगे। अपना परिवार जब हम साथ में भोजन करने बैठेंगे तो साथ में हमारे दादाजी हो, दादी हो, माताजी हो, पिताजी हो, चाचा हो, चाची हो, बड़ी माताजी, पूरा परिवार एक साथ बैठ कर, हमारा कुटुंब परिवार एक साथ बैठ के भोजन करे। और वहां जब भोजन हम कर रहे होते हैं तो क्या चीज की चर्चा हो? तो अपने सिर्फ परिवार की चर्चा हो। ये जब चर्चा परिवार के, आजकल एक साथ बैठने का वो जो क्रम रहता था ना, आज वो खत्म हो गया। कुटुंब परिवार में एक साथ बैठने का क्रम था, आज एकल परिवार में वो नहीं रह गया। बच्चे साथ में भोजन नहीं करते, बच्चे साथ में बैठते नहीं, माता पिता जी के पास नहीं बैठते। और हम सब विद्यार्थी, हम सबको ध्यान में होगा कि जब 10वीं 12वीं और नीट वगैरह के जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि विद्यार्थी दो मुखी होते हैं। और दो मुखी अगर विद्यार्थी बताया जाए तो दो मुखी किस तरह के होते हैं? एक अंतर्मुखी होते हैं और एक बाह्यमुखी होते हैं। बाह्यमुखी वाला विद्यार्थी वो होता है जो अपनी बात अपने माता पिता से बेहिचक बता सकता है, अपने आचार्य बंधुओं से बेहिचक बता सकता है। लेकिन जो अंतर्मुखी वाला विद्यार्थी होता है वो अपनी बात किसी को नहीं बता पाता, वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहा होता है। और बच्चा कभी समस्याओं का सामना नहीं कर पाता, कभी भी समाज में जा नहीं पाता है। तो जब वो एक बार जब फेल होता है तो बच्चा गलत रास्ते पर चला जाता है और फिर कोई ना कोई गलत कदम उठा लेता है। तो बच्चे हमारे अंतर्मुखी ना होकर के बाह्यमुखी हो। एक साथ जब हम परिवार के साथ बैठेंगे, जब माता पिता से जब हम घुलेंगे मिलेंगे तो अपनी बातें बताएंगे, अपने शिक्षक से जब घुले मिलेंगे तो अपनी बातें बता सकते हैं। तो वो जो कुटुंब प्रबोधन का जो विषय है, तो उसमें ये हमारा अंतर्मुखी और बाह्यमुखी हमारा विद्यार्थी ना हो, इस नाते संघ अपना कुटुंब प्रबोधन भी कार्यक्रम एक लेके चला है। हमारा परिवार भी एक हो, हमारा समाज भी एक हो। और तीसरा विषय हमारा है पर्यावरण। अगर हम पर्यावरण की बात करें तो यहाँ का जो दृश्य इतना सुंदर दृश्य है कि पर्यावरण की बारे में तो बहुत आप लोग बताने की आवश्यकता नहीं। पर्यावरण में तो 3 विषय चल रहे हैं अभी संघ में, पेड़ और पानी और प्लास्टिक। पेड़ तो आप लोग देख रहे हैं, पेड़ के बीच में आप लोग का लालन पालन हो रहा है, वातावरण यहाँ का बहुत सुंदर है। लेकिन प्लास्टिक और पानी की स्थिति क्या है? आज हम 1 गिलास पानी की आवश्यकता होती है और कई बाल्टी पानी हम मोटर चालू करके बहा देते हैं। पानी की कीमत को आज हम नहीं समझते। अगर पानी की कीमत को समझना है तो आज हम उस क्षेत्र में चले जाएं जहाँ एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। आज हम प्लास्टिक को, आप प्लास्टिक के बारे में जानते हैं कि एक प्लास्टिक अगर समुद्र में जाता है तो सैकड़ों साल तक उसी समुद्र में रहता है और हमारे यहाँ के वातावरण को, हमारे यहाँ के जीव जंतुओं को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो संघ अपने इस तीसरे विषय में पर्यावरण में लेके चला है कि हम पानी का संरक्षण करें, पानी को बचाएं, जितना आवश्यक हो उतने पानी का उपयोग करें। हमें पीना 1 गिलास पानी है तो हम कई बाल्टी पानी न गिराएं। मोटर से पानी जब चालू करते हैं, हमको अगर स्नान 1 बाल्टी में करना है तो हम कई बाल्टी पानी न गिराएं। जितना आवश्यक हो उतने पानी का उपयोग करें। हम सिंगल उपयोग का जो प्लास्टिक होता है उसका उपयोग ना करें। यह आप लोगों से पर्यावरण के लिए संघ आग्रह करता है कि हम सिंगल प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पानी का संरक्षण करें, पेड़ पौधे का संरक्षण करें। और चौथा विषय हमारा है स्वदेशी। अगर हम स्वदेशी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो स्वदेशी भाव का जागरण क्या है? स्वदेशी हमारा जीवन शैली होना चाहिए। अगर स्वदेशी जीवन शैली की हम बात करते हैं तो स्वदेशी में हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, सारा कुछ स्वदेशी होता है, स्वदेशी वातावरण होता है। आज हम धीरे धीरे पश्चिमी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हमारा खान पान क्या हो गया है? पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मोमोज खाते हैं और तरह तरह के फास्ट फूड खाते हैं। और हम विद्यार्थी हम सब पढ़ते हैं कि जब अगर हम फास्ट फूड जब खाते हैं तब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। पहले हमारे यहाँ कौन सा भोजन था? आज स्त्री अन्न के रूप में जिस हम मोटे अनाज का सेवन करते हैं, ये हमारा पहले मुख्य भोजन था। आज हम पश्चिमी जो भोजन आ गए उसका ग्रहण हम करते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। अगर हम स्वदेशी की बात करें तो सिर्फ हमारा भोजन ही स्वदेशी ना हो, हमारा पहनावा भी स्वदेशी हो। आज हम विदेशी जो कपड़े हैं उनका उपयोग बहुत करते हैं। अपने यहाँ जो पहनावे थे, अपने यहाँ जो पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और जब अपने स्थानीय कपड़े बने थे, अपने पारंपरिक कपड़े थे, उसका आजकल हम उपयोग नहीं करते हैं। तो संघ अपने स्वदेशी में ये भी कह रहा है कि हम अपने पहनावे को भी स्वदेशी करें, अपने भोजन को भी धीरे धीरे हम स्वदेशी करें, अपने रहन सहन को स्वदेशी करें। और जब इतना स्वदेशी करते हैं तो हमारी पूजा पद्धति भी स्वदेशी होनी चाहिए। और हम जब पूजा पद्धति जब हम बड़े होते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि हम भ्रमण करने कहाँ जाते हैं? तो हम विदेशों में भ्रमण करने जाते हैं।
विदेशों में भ्रमण करने जाने से पहले हमको एक बार अपने पूरे भारत को देखना चाहिए। पूरे भारत में अगर हम घूमेंगे तो एक एक ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। तो स्वदेश में ये भी आता है कि अगर हम विदेश में जाने से पहले अपने भारत को जाने, अपने भारत को पहचाने, अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को देखें। और पांचवा हमारा विषय आता है नागरिक कर्तव्य। और हम सब जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक देश में नागरिक कर्तव्य का बोध होना बहुत बड़ा विषय है। अपने मौलिक अधिकार के बारे में तो हम जानते हैं, संविधान में लिखा स्वर्णिम अक्षरों में कि सरकार से और समाज से आपको किसी भी चीज़ को लेने के लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं, मौलिक अधिकार है आपका। लेकिन क्या है, उसी किसी पेज पे एक स्वर्णिम अक्षर में यह भी लिखा है कि अगर हम इस भारत के नागरिक हैं, इस लोकतांत्रिक देश, इस स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो उसमें हमारा एक कोई कर्तव्य है। इस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हम उसको भी पढ़ना चाहिए। और हमारा नागरिक कर्तव्य क्या होता है कि आज अगर हम सड़कों पर चलते हैं तो हमारा सड़कों पर चलने का नियम होता है जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। अगर इस समाज में हम रहते हैं तो समाज में सबका सम्मान करना चाहिए। अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो किसी आवश्यक व्यक्ति को देखें, किसी को अगर हमारी आवश्यकता पड़ती है तो उसकी सहायता करते हम देखते हैं और निकल जाते हैं। नागरिक कर्तव्य में अगर हमारी कहीं रास्ते में हम देखते हैं कुछ टोटियाँ टूटी पड़ी रहती है, पानी बह रहा होता है, सैकड़ों लीटर पानी जाता है, हम ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ जाते हैं। हम जगह जगह कचरा फेंक देते हैं। सरकारी जो भी सुविधाएं होती है, सड़क बनते हैं, कुछ भी जो हम सबके सार्वजनिक उपयोग की चीज़ें बनती हैं, हम उसको तोड़ फोड़ देते हैं। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हम सरकारी और सार्वजनिक चीज़ों का संरक्षण करें और जरूरतमंद की सहायता करें। और समाज में जो जो विकृतियां हैं उसको कोशिश करें। हम विद्यार्थी हैं, हम सबको बताया जाता है कि समाज में जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोग आए उनका हम सेवा करें। और बिना सेवा भाव के, बिना सेवा के हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबको बताया जाता है कि समाज में हम कहीं भी रहेंगे सेवा जरूर करें। और सेवा कहाँ से शुरू होता है, तो अपने परिवार से शुरू होता है। अपने परिवार से जब सेवा का भाव हम सीखते हैं तो समाज का भी सेवा करते हैं और समाज को एक अच्छा दिशा देते हैं और अच्छे मार्ग पर समाज को लेकर जाते हैं तो हमारा देश आगे बढ़ता है। इस पंच परिवर्तन 5 विषय को लेकर संघ अपने इस शताब्दी वर्ष में चल रहा है और इस पुस्तक में वो 5 विषय है। और आज इतने सारे विद्यार्थियों को देख के हमको एक विवेकानंद की छोटा सा प्रसंग ध्यान में आता है। विवेकानंद के बारे में सुना होगा आप लोगों ने? कितने लोग विवेकानंद को जानते हैं? विवेकानंद की वो कहानी सुना है क्या? जब विवेकानंद कहते हैं कि हमें अगर 100 युवा हमारी तरह मिल जाए तो हम इस भारत की दिशा और दशा बदल देंगे। पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़े होंगे। विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर हमारी तरह 100 युवा मिल जाए तो हम इस भारत की दिशा और दशा बदल देंगे। आज तो भारत में विवेकानंद की तरह यहाँ सैकड़ों युवा हैं, लेकिन बस विवेकानंद जी ने वहाँ उस विषय पर एक चूक हो गया था कि उन्होंने मानक तय कर दिया। अगर हम बोले कि युवा का मानक क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? युवा का मानक क्या होता है? किस खांचे में जाकर युवा फिट होता है? हम किसको मानते हैं कि कौन युवा है? अरे किसी को तो पता होगा युवा कौन है। आप लोग कौन है? युवा है। युवा का मानक क्या है कि एक 100 साल का व्यक्ति, अभी एक ऋषि के बारे में हम बताएं कि एक ऋषि एक ग्रंथ लिख रहे थे और ग्रंथ का नाम था महाभारत। तो उनके शिष्य एक बार उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि वो समय के इतने पक्के थे तो उन्होंने कहा कि हम 5 मिनट बाद आपको समय देंगे। तो उनके शिष्य 5 मिनट इंतजार करते हैं, फिर वो ग्रंथ को लिख करके 5 मिनट फिर उस शिष्य के पास पहुंचते हैं। तो शिष्य पूछता है, वो पूछते हैं कि हाँ बताइए आप क्या विषय लेकर हमारे पास आए थे मिलने? तो उन्होंने कहा कि हम उससे आपको विषय बताने से पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या लिख रहे थे? उन्होंने बताया हम महाभारत लिख रहे थे अपनी भाषा में। तो उन्होंने कहा कि इसको कितने खंड में लिखेंगे? तो वो कहे कि हम इसको 21 खंड में लिखेंगे। तो बताया अभी कौन सा खंड चल रहा है? तो वो कहे कि अभी 3रा खंड चल रहा है। पूरा करने में कितना समय लगेगा? उन्होंने बताया कि अभी 5 साल लगेगा। तो उन्होंने बताया 5 साल आप पूरा कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि 5 साल में केवल इस महाभारत को नहीं पूरा करेंगे, अभी और भी 3-4 ग्रंथ के नाम बताया कि अभी और भी लिखना है हमको। तो उन्होंने कहा कि आप इतना समय, कितना समय लगेगा? उन्होंने बताया कि अभी 10-15 साल और लग जाएंगे। तो आप ध्यान करें तो 100 साल का व्यक्ति अगर ये बताता है कि हम 5 साल में महाभारत को लिख लेंगे और 5 साल के बाद अभी 3-4 और ग्रंथ लिखेंगे, तो क्या आप उसको युवा मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते। युवा का मानक यही है कि अगर युवा हमेशा आगे के बारे में सोचता है, हम सब विद्यार्थी हैं और हम सबको ये जानना चाहिए कि हमारी जो सोच है ना, हम वर्तमान में हमें रहना चाहिए लेकिन भविष्य के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। हमेशा अपने भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। और वो 100 साल का व्यक्ति जो अपना ग्रंथ लिख रहा है, अगर वो बताता है कि हम 5 साल में इसको पूरा कर लेंगे, तो वो भी 100 साल का युवा है।
और अगर एक 16 साल का विद्यार्थी भी अपने पास्ट में अगर जीता है, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है, तो 16 साल का वृद्ध है। और अगर हम ये कहते हैं कि युवा कौन है, युवा का मानक तो आप लोगों ने भी बोला, युवा कौन है, कोई बताएगा क्या? कोई विद्यार्थी बताए ना युवा कौन है? वो तो हमने बताया कि युवा का मानक हो गया कि युवा का कोई लिमिट नहीं होता, एज नहीं रखता। अगर एज मैटर नहीं करता, अगर युवा अगर भविष्य के बारे में सोचता है तो वो युवा है। लेकिन युवा है कौन? युवा क्या क्या कर सकता है, आपको ध्यान में है? अगर हम युवा शब्द को बोलते हैं तो अगर वायु को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? युवा को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? वायु। और वायु को अगर हम देखते हैं कि अगर सही दिशा में अगर वायु बहती है तो कितनी शीतलता देती है। अगर वही वायु गलत दिशा में अगर अनुशासन को तोड़ती है तो क्या करती है? विनाश करती है। भूकंप आते हैं, आंधी आती है, तूफान आता है। तो युवा हमारा उसी प्रकार है कि अगर हमारा युवा अनुशासित है, अगर सही दिशा में युवा जा रहा है तो समाज को भी आगे लेके जाएगा और राष्ट्र को भी आगे लेके जाएगा। और अगर युवा अनुशासन को तोड़ता है तो युवा क्या करता है? फिर विनाश को लेकर आता है। और इसके जीते जाके उदाहरण को हम नेपाल और बांग्लादेश के रूप में देख सकते हैं। तो हम लोग एक अनुशासित देश के युवा हैं, एक अनुशासित युवा है, और इस विद्यालय में हम लोग अनुशासन को सीख रहे हैं। तो हमारा आप सबसे आग्रह है कि एकदम अनुशासित बने, खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, और इसके साथ समाज को एक अच्छी दिशा, एक अच्छी दशा दे और राष्ट्र को आगे लेकर चले। हम कोई भी काम करें तो राष्ट्र प्रथम अपने मन मस्तिष्क में बना कर रखें और फिर इसके साथ खूब पढ़ाई करें, समाज की सेवा करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की। हाँ हाँ।